गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं कई दिनों से मानव भूगोल का जो पाठ्यक्रम है आपको क्रमबद्धता पूर्वक पढ़ा रहा हूँ और आप लोग भी क्रमबद्धता पूर्वक उसको पढ़ रहे हैं। जहाँ पर समस्या आए वहाँ पर वह वीडियो दोबारा देखें और देख करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि अब मैं आप लोगों को अगली विषय वस्तु पे ले चल रहा हूँ। वह है मनुष्य की प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्शन। पूरे विश्व में प्राथमिक क्रियाएं, विनिर्माण क्रिया या द्वितीय क्रिया या तृतीय क्रिया, चतुर्थ या पंचम क्रिया, इतने प्रकार की क्रियाएं होती हैं। परंतु मैं आज प्राथमिक क्रिया के संदर्भ में आप सबका अध्ययन कराऊंगा। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं मानव द्वारा की गई वे क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से वह जीवन निर्वाह के साथ साथ आय की भी प्राप्त करता है। क्या होता है, क्या कहते हैं इसे? आर्थिक क्रिया, यानी जीवन निर्वाह के साथ साथ आय की भी प्राप्ति करता है। आर्थिक क्रियाओं के मुख्यतः चार भाग, जैसा मैं पहले बता चुका हूं। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं और पंचम क्रिया। इन क्रियाओं से क्या होता है? आय प्राप्त होती है और आपका जीवन निर्वाह होता है। अब मैं आपको ले चल रहा हूं कि प्राथमिक क्रियाओं से क्या आशय है। प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जो पर्यावरण एवं प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होती है। कैसे निर्भर होती है? प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट। प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? आखेट, मत्स्य पालन, भोजन संग्रहण, पशु चारण, कृषि खनन, लकड़ी काटना आदि कार्य आते हैं। जो इस प्रकार है, इससे क्या ज्ञात होता है कि तकनीकी का विकास नहीं हुआ था। मनुष्य प्रारंभिक रूप में प्राथमिक क्रियाएं करता था। सबसे पहले वो क्या करता था? आखेट। आखेट का तात्पर्य है शिकार करना। आखेट प्राचीन आर्थिक क्रिया है जिसमें लोग लकड़ी या पत्थर के औजार, तीर बनाकर मछलियों को पकड़कर यूं पशुओं का शिकार करके जीवन यापन करते थे। जैसे पाषाण काल की मैं बात करूं, पूरा पाषाण काल में इसी प्रकार की क्रियाएं हुआ करती थीं। तकनीकी ज्ञान के आगमन के साथ ही मत्स्य क्रिया में कमी आई, परंतु तटवर्ती क्षेत्रों में यह आज भी प्रचलित है, मछली मार। परंतु आज मछली मारने के व्यवसाय को सरकार उन्नति की ओर ले जा रही, क्योंकि आय के स्रोत का एक महत्वपूर्ण साधन है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत। अब आता भोजन संग्रह। प्राथमिक क्रिया में दूसरा पॉइंट क्या है? भोजन संग्रह। आखेट के अंतर्गत भोजन संग्रह एक ऐसी प्राचीन आर्थिक क्रिया है जिसमें लोग अपने भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति उत्पादों का संग्रह करते थे। पशुओं एवं वनस्पतियों उत्पादों का संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे। वनस्पतियां, कंदमूल, फल खाया करते थे। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्यों को व्यापार के रूप में देखा जाता है, जिसमें लोग पौधे व पशुओं के विभिन्न भागों को संशोधित कर
बाजार में बेचते हैं। पशुओं के विभिन्न भागों को संशोधित कर बाजार में बेचते हैं। जैसा देखते हैं विश्व लेवल पे डब्बे बंद मांस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं, जैसे गोट, रबड़, राल, कुनैन एवं दवाइयाँ इत्यादि। विश्व के 2 क्षेत्रों में भोजन संग्रह जैसी प्राथमिक क्रियाएं मानव द्वारा की जाती हैं। यह मुख्य रूप से उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों के अंतर्गत उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली में की जाती है। इस प्रकार की क्रियाएं उच्च अक्षांश, ऐसा जानते हैं। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अक्षांश रेखाएं हैं। तो जो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र है, मतलब 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी, उस इलाके में भोजन संग्रह की प्रक्रिया होती है। विश्व के 2 क्षेत्रों में भोजन संग्रह जैसी प्राथमिक क्रियाएं मानव द्वारा की जाती, जैसा मैंने अभी आपको बताया। उच्च अक्षांशों, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र यानी भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र अमेजन बेसिन, मध्य अमेरिका और जायरे बेसिन, दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं आंतरिक ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में भी भोजन संग्रह का कार्य प्रचलित है। अब आपका आता है पशुपालन। आखिर भोजन संग्रह, अब मनुष्य प्राथमिक क्रिया में क्या करता है? पशुपालन करता है। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में, देखिए विश्व लेवल की बात हो रही है, विभिन्न जलवायु प्रदेशों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन कर उन्हें पालतू बनाया। इस प्रकार पशुपालन की शुरुआत हुई। जानते हैं सबसे पहला पशु कौन है? कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहले किसको पाला? कुत्ते को, अपनी सुरक्षा के लिए और शिकार करने के लिए। तो पशुपालन 2 प्रकार से होता है। चलवासी पशुचारण, पशुपालक का पशुओं के साथ चारागाह तथा पानी की खोज में, इसके खोज में, चारागाह और पानी की खोज में पशुपालक पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते रहना चलवासी पशुचारण कहते। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, चलवासी। यह प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जिसे गतिशील पशुचारण भी कहा जाता है। जब पशुपालक गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर तथा शीतकाल पर्वतीय भाग से मैदानी भाग के चारागाह की ओर प्रवास करता है तो इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है भाई? गर्मियों में कहाँ जाते हैं? मैदानी भाग से पर्वतीय भाग में, मतलब गर्म इलाके से ठंडे इलाके की तरफ। अब जाड़े के दिनों में पर्वत भाग से मैदानी भागों में पशुचारण करते, अपने पशुओं के साथ झुंड में जाते थे। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र के गुज्जर, बकरवाल, गद्दी तथा भूटिया जनजाति इस प्रकार के प्रवास करते हैं। टुंड्रा और मरुस्थलीय प्रदेशों में भी ऋतु प्रवास को देखा जा सकता है। चलवासी पशुचारण के अंतर्गत जलवायु के अनुकूल पशुपालन करते हैं। चलवासी पशुचारण की ये विशेषता है। आधुनिक समय में नई बस्तियों की योजना बनाने तथा राजनीतिक सीमाओं के निर्धारण से पशुचारण क्षेत्रों में कमी आई। टेक्निकल पॉइंट देखिए यहाँ पर, किसके वजह से पशुचारण के क्षेत्रों में कमी आई? नई बस्तियों की योजना बनाने और राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण करने। ऐसा नहीं कि आप कहीं से कहीं चले जाए, राजनीतिक सीमाओं का सीमांकन हो चुका है। विश्व में चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश, यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया एवं मध्य चीन तक का क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप। अब दूसरा आता है वाणिज्य पशुधन पालन।
दूसरे प्रकार का किस प्रकार का पशुपालन का काम होता था? वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य का समझ में आ रहा है कि पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित वाणिज्य पशुधन पालन चलवासी पशुचारण की अपेक्षा अत्यधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान होता था। वाणिज्य पशुधन पालन के अंतर्गत एक ही प्रकार के पशुओं को स्थायी फार्मों में चारागाह की क्षमता के अनुसार पाला जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन के तहत पशुओं से प्राप्त जैसे मांस, खाल, ऊन इत्यादि को उचित तरीके से डिब्बों में बंद करके बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन करने वाले देश क्रमशः न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये वाणिज्य पशुधन पालन करते हैं। अब आता है आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कृषि। नाम तो बहुत छोटा है, 2 शब्दों का है, लेकिन कृषि विश्व स्तर पर बहुत विस्तृत है। सामान्यतः विभिन्न फसलों को बोया जाना ही कृषि कहलाता है, जो विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं से प्रभावित होती है। कृषि की प्रमुख प्रणालियां बहुत हैं। निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। समझ में आया? आप कृषि की विस्तृत स्थिति देख रहे हैं। ये सब जो है प्राइमरी क्रिया के अंतर्गत आते। रोपड़ बागानी बागाती कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, बाजार के लिए सब्जी एवं उद्यान कृषि, सब्जी कृषि, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। इतने प्रकार की कृषि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, जो विश्व स्तर पर इतने प्रकार की कृषि की जाती है। अब आता है आपका खनन। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या आया था? पहले आखेट, पशुपालन, कृषि। अब आता है खनन। खनन का तात्पर्य होता है कि धरातल या भूगर्भ से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जानते हैं क्या होता है? जो धरातल से निकाला जाता है, लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, ये सब खनिज हैं। खनिज एक से अधिक तत्वों के संयोग से बना पदार्थ होता है। धरातली खनन विधि यूं भूमिगत खनन विधि खनन की प्रचलित 2 प्रमुख विधियां हैं। धरातली खनन विधि को ओपन खनन विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है धरातली खनन विधि को? ओपन खनन विधि। भूमिगत खनन विधि प्रयोग एवं खनिजों के लिए किया जाता है, जो अधिक गहराई में पाए जाते हैं। अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका एवं एशियाई महाद्वीप के अधिकांश देशों में आय के साथ 50% भाग खनन कार्य से प्राप्त होता है। आय का 50% किससे प्राप्त होता है? खनन कार्य से। किन राज्य देशों में? अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और एशियाई महाद्वीप के भागों में। अब मैं आप लोगों को प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जो आने वाली सारी चीजें थी वो मैंने आपको बताया, और इन क्रियाओं में जो सम्मिलित हैं उन्हें लाल कॉलर कहते हैं, ये भी बताया। कौन कौन से चीजें प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, इसका ज्ञान अभी मैंने आपको कराया। अब मैं ले चल रहा हूँ आप लोगों को यहाँ से दूर। भूगोल एक ऐसा विषय है, बिना पैसे की यात्रा आप लोग कर सकते हैं। अभी तो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, अब मैं ले चल रहा हूँ
ऐसे क्षेत्र में जहां रबड़ की कृषि की जाती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब आपके सामने मैं दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करने जा रहा हूं कि प्रश्न आपके सामने ऐसा आ सकता है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ की कृषि का वर्णन कीजिए। समझ बात है? तो आप लोग क्या लिखेंगे? अब इसका उत्तर इस प्रकार है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में विश्व की लगभग 75% रबर का उत्पादन किया जाता है। यानी विश्व में 100% उत्पादन है तो 75% दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रमुख रबड़ उत्पादक देश मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, दक्षिणी वियतनाम आदि हैं। थाईलैंड विश्व में सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक देश है। यहाँ दक्षिणी सकरे तनासरिन बेसिन में मुख्य रूप से रबड़ के बागान लगाए जाते हैं। इस देश का तटीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? तटीय क्षेत्र, किनारे का क्षेत्र रबड़ के बागान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ बड़े बड़े बागान भी लगाए गए हैं। थाईलैंड नंबर 1। नंबर 2 पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया थाईलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक है। इंडोनेशिया का जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और कालीमंतन द्वीपों में बड़े बड़े रबड़ के बागान लगाए गए हैं। यहाँ के जावा द्वीप में छोटे छोटे बागान ही लगाए गए हैं। इस देश में विश्व की सबसे उत्तम किस्म की रबड़ तैयार की जाती है। सबसे उत्तम किस्म की रबड़ किस देश में? इंडोनेशिया। रबड़ के निर्यात से यहाँ की राष्ट्रीय आय में बड़ा योगदान मिलता है। अब मैं ले चल रहा हूँ आपको मलेशिया। आप एकदम प्रशांत महासागर में घूम रहे हैं। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। इस देश की कृषि योग्य भूमि के 60% भाग पर रबड़ का ही उत्पादन किया जाता है। कितने प्रतिशत भाग पर रबड़ का उत्पादन किया जाता है? 60% भाग पर। यहाँ रबड़ के बड़े बड़े बागान विदेशियों द्वारा ही लगाए गए हैं। यहाँ रबड़ के उत्पादन के लिए, किसके उत्पादन के लिए? रबड़ के उत्पादन के लिए प्राकृतिक एवं अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यहाँ के रबड़ उत्पादन का देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान है। यहाँ के रबड़ उत्पादन का देश की आर्थिक व्यवस्था में प्रमुख योगदान है। इसका तात्पर्य है कि 60% भाग पर रबड़ ही उत्पादित किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से इसका योगदान ज़्यादा होगा। यहाँ की अधिकांश रबड़ ब्रिटेन, भारत, जो संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में निर्यात किया जाता है। निर्यात करने का तात्पर्य क्या है? भेजा जाता है और वहाँ से मुद्रा प्राप्त किया जाता है। और आयात का क्या मतलब होता है? वस्तुएं मंगाई जाती है और मुद्रा अपने देश से दिया जाता है। ठीक, अब मैं ले रहा हूँ चौथा देश रबड़ उत्पादन के क्षेत्र में, भारत। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। भारत में रबड़ का उत्पादन केरल और कर्नाटक राज्यों के प्रमुख रूप से किया जाता है। कहाँ पर रबड़ का उत्पादन होता है? केरल और कर्नाटक राज्य रबड़ का उत्पादन होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों समझ गए, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में रबड़ की कृषि कहाँ कहाँ होती है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत। इस प्रकार से जो आज की विषय वस्तु थी, प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं, प्राथमिक क्रियाएं में कौन कौन से सम्मिलित है, और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ की कृषि का वर्णन का अध्ययन मैंने आप लोगों को कराया। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। यदि आपको
इस प्रकार का अध्ययन कराया जा रहा है, तो उसका पूरा पूरा आप लोग अपना लाभ लीजिए। अभी तो आप छोटे स्टूडेंट, इंटरमीडिएट लेवल पे, जब आप लोग हायर लेवल पे जाओ और हायर लेवल, जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो हर जगह आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि आप वहाँ पहुँच के अध्ययन करो, तो आप लोगों को ऑनलाइन ही स्टडी करनी पड़ती है, उनकी फीस भी भरनी पड़ती है। तो उस समय इसकी महत्ता आप लोग समझें। इसलिए बिना समय गंवाए, बिना कुछ इधर उधर किए, आपके पास बहुत समय है, अच्छे से इस वीडियो का अध्ययन करिए, समझिए, लिखिए, पढ़िए। मेरी बात समझ में आ रही है? समय मत गंवाइए, क्योंकि पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको संघर्ष करना। आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी के सारे नियमों कानूनों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अपने सामाजिकता पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।